हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम क्लास 9th का एक सैम्पल पेपर करना शुरू करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का सेक्शन ए करेंगे। इसमें कुल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इन्हें हम करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद जो बाकी आने वाले वीडियोस हैं उनमें इसके बाकी सेक्शंस 1 बाय 1 मैं कवर करूंगा। सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इन वीडियोस को आप अच्छे से देखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है ये। यहाँ पे आप एक काम करना, जैसे कोई क्वेश्चन शुरू होता है आप वीडियो को पॉज करना, अपने आप पहले उसे ट्राई करना, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके मेरा सोल्यूशन देखना। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को करना 1 बाय 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट हैज साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज। तो किसी भी ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसका एरिया फाइंड करने के लिए। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? तो ये है हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसमें ए बी सी क्या है? तो ये साइड्स ए बी सी हैं और सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ, तो ये एस होता है इसमें। तो ये हो जाएगा 6 + 8 + 10/2 24/2 और ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। 12 - 6 = 6, 12 - 8 = 4, 12 - 10 = 2। और अब हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, सिंप्लीफाई जब भी हमारे पास ऐसे स्क्वायर रूट में होता है तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम पेयर बनाएं, जोड़े बनाएं। तो जोड़े बनाने का यहाँ पे एक तरीका है कि 12 को हम कर दें 6 × 2, क्योंकि 6 और 2 हमारे पास पहले से ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें करना पड़ता 2 × 2 × 3। कैसे भी करके हम पेयर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं। ये 6 हो जाएगा 2 × 3, 4 होता है 2 × 2 और ये 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबको छोटे छोटे उसमें फैक्टर्स में तोड़ दिया है। और अब यहाँ पर देखो, जो जो जोड़े में होगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो 2 ये जोड़े में है, पेयर में है, बाहर आ जाएगा। ये 3 पेयर में है, बाहर आ जाएगा। ये 2 पेयर में है, ये बाहर आ गया। और ये 2 भी बाहर आ जाएगा। और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज। तो इनमें से कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है? ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई 0 होगा, ये पक्की बात है। ओके, तो वाई 0 का मतलब ये है, देखो जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो वाई 0 है, यानी यहाँ पर वाई एक इधर 0 है और एक इधर 0 है, तो दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर ये लिखा है कि 3 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये 3 यूनिट्स प्लस में आएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से होगा कि ये है जैसे कार्टेशियन प्लेन, इसमें 1 2 3, तो जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा ये। तो 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड इज 2 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई इज। तो यहाँ पर देखो कौन सा पॉइंट है। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो क्लियरली वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो यानी ऑप्शन या तो ये वाला करेक्ट है या तो या फिर ये वाला करेक्ट है। दूसरा ये है कि क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई में है तो ये वाला करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यानी जो हमारा पॉइंट है वो इस तरह से है, ये 1 2 ये वाला पॉइंट है। तो क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पर ये 0 हो गया, और ये नीचे वाली साइड है, नेगेटिव साइड है वाई की, तो ये माइनस में आ जाएगा और ये है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस फिगर में ये 20 डिग्री एंगल है और हमें एंगल AOC फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, देखो एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल में कि किसी आर्क से जब कोई एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे और सरकमफ्रेंस पे, तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है सरकमफ्रेंस वाले एंगल के, तो ये 40 डिग्री होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ये कोई सर्कल है और ये आपने एक आर्क ले लिया,
ये वाला ये एक आर्क है और ये सेंटर है, तो सेंटर पे कोई एंगल इसका बनता है। फॉर एग्जांपल ये बना 60 डिग्री एंगल। तो अगर हमें सेम आर्क से यहाँ एंगल बनाना हो तो ये हाफ हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, सरकमफ्रेंस वाला एंगल दिया है 20, तो सेंटर पे एंगल डबल हो जाएगा, यानी सेंटर वाला एंगल डबल होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ये पैरेलल होते हैं। इसमें ई ए सी का मिड पॉइंट है और एफ बी डी का मिड पॉइंट है, और हमने फाइंड करना है कि जो ये ई एफ है ये क्या है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड ये सी डी। क्वेश्चन समझ आ गया? देखो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। किसी ट्राइंगल में अगर हम एक साइड के मिड पॉइंट से सामने वाली साइड की ओर लेकर जाएं, एक लाइन इस तरह से खींचें कि जो तीसरे के पैरेलल होगा, यानी अगर हम इसके पैरेलल कोई लाइन यहाँ ड्रॉ करें, बिल्कुल ये पैरेलल, तो ये जो लाइन है ये सामने वाली साइड के मिड से होकर जाएगी। तो यहाँ पर मान लो कि ये x है और ये y है, तो AC का मिड पॉइंट होगा y, यानी ये और ये इक्वल होंगे। और साथ ही इसका एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि जो एक्स वाई होगा, यानी मिड पॉइंट्स को अगर आपने ज्वाइन करते हुए कोई लाइन ड्रॉ किया और जो कि इसके पैरेलल है, तो ये इसका हाफ होगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी। यहाँ पर भी हमने ऐसे करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ई एफ से होते हुए जाएगा, और यहाँ पर ध्यान रखना कि ई एफ जो है ये पैरेलल है दोनों के, तो इस वजह से जो ये लाइन जा रहा है इसको हम जी नाम दे देंगे। ई जी भी पैरेलल होगा दोनों के, ए बी और डी सी के। तो यानी यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हमने फाइंड करना है ई एफ को, तो ई एफ कैसे फाइंड होगा? ये ई जी में से एफ जी को हम माइनस कर देंगे तो ई एफ बच जाएगा। क्लियर है? अब ई जी क्या होगा देखो, तो उसके लिए फोकस करो इस ट्राइंगल पे ए बी सी में। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में अगर आप देखें तो ई ए सी का मिड पॉइंट है, और साथ ही जो ई जी है वो पैरेलल है ए बी के। तो देयरफॉर ई जी विल बी हाफ ऑफ ए बी, जो मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ये बताई थी। अब हमने फाइंड करना है एफ जी, तो उसके लिए हमने ट्राइंगल देखना है दूसरा वाला, यानी ये वाला ट्राइंगल बी सी डी। तो बी सी डी ट्राइंगल में एफ बी डी का मिड पॉइंट है, और साथ में जो एफ जी है वो पैरेलल है डी सी के। तो इससे क्या होगा, जो एफ जी है वो डी सी का हाफ हो जाएगा। तो देयरफॉर ई एफ हो जाएगा ई जी माइनस एफ जी, मीन्स ए बी अपॉन 2 माइनस सी डी अपॉन 2। तो बेसिकली हाफ बाहर, ए बी माइनस सी डी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ x पावर 2n माइनस 6 इज़ 1, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो x की पावर 2n माइनस 6 ये है 1। अब एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी की भी पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, मीन्स एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ अगर 0 होगी तो ही ये 1 आएगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि 2n माइनस 6 इज़ 0, और इससे हमें ये मिल गया है, और n आ जाएगा 6/2 यानी 3। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी की पेरीमीटर गिवन है, यानी जो ये ए बी सी वाला ट्राइंगल है, ये बाहर वाला ट्राइंगल, इसकी पेरीमीटर गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि गिवन क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये है 16 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड करना है जो ये अंदर वाला ट्राइंगल है छोटा वाला, इसकी पेरीमीटर क्या है, यानी डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये हमने पता करना है। ये क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व होगा। देखो मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी,
अगर हमने इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कोई लाइन ड्रॉ की, सपोज DE, तो ये अगर यानी इफ़ दीज आर मिड पॉइंट्स, तो इससे दो रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि ये पैरेलल होंगे, ये पहला रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट ये है कि DE हो जाएगा BC का हाफ, यानी ये जो इसके पैरेलल जो है ये इसका हाफ होगा, ये रिजल्ट होता है। तो ये बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये जो सब है, तो हम सिंपली इसको मिड पॉइंट थ्योरम ही लेकर चलते हैं कि उसका ये रिजल्ट है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया आपस में, जैसे DE को ज्वाइन किया है, तो पहली बात तो ये है कि जो DE है वो BC के पैरेलल हो जाएगा, और दूसरा रिजल्ट ये है। तो यहाँ पर हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, सो EF विल बी हाफ ऑफ AB, एंड फाइनली ये DF, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। अब तीनों को यहाँ पे हम प्लस करेंगे, तो ये आएगा AC/2 प्लस AF/2 प्लस AB/2 प्लस BC/2। ओके, AC प्लस AB प्लस BC/2, और ये हमारे पास है ऑलरेडी 16, तो आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो पहली बात तो ये है ट्राइंगल ABC, और D और E के जो D और E जो है वो मिड पॉइंट है AB और BC के, तो इनको ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो क्या होगा, ये जो DE है ये पैरेलल होंगी वो तो है, लेकिन साथ में ये इसका हाफ होगा। तो यहाँ पर जो DE है दैट विल बी हाफ ऑफ AC। इसके बाद अब EF देखो, तो जो EF है वो इसके पैरेलल है, आई मीन मिड पॉइंट्स है तो पैरेलल तो होगा, खैर पैरेलल से हमें लेना देना इतना नहीं है, मेन है कि ये इसका हाफ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x-3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, तो A क्या होगा। तो देखो, अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसको हम ज़ीरो पुट करेंगे, तो इससे हमें एक ज़ीरो मिल जाएगा इसका, इसको हम कहते हैं ज़ीरो, एक रूट, एक सोल्यूशन टाइप का। तो x हमें मिल चुका है, उसको हम यहाँ पुट करेंगे नाउ। तो बिकॉज ये इसका फैक्टर है, सिंस x-3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, तो इसको अगर ये पुट करके ज़ीरो होना चाहिए। लेट अब इसमें x की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। ये और ये होगा ज़ीरो, बिकॉज सिंस जो x इज इक्वल टू 3 है, ये इसका एक सोल्यूशन है, एक रूट है, एक ज़ीरो है, इसको बोलते ही ज़ीरो है। तो इसको पुट करके ये भी ज़ीरो होगा। तो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू -6 एंड a इज इक्वल टू -2। B इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 है रूट 12 इंटू रूट 15 क्या होगा। तो देखो हमारे पास जब भी रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं कि उनको एक साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। रूट ये अलग ये ले लेते हैं, यानी रूट के अंदर ही एक साथ आ जाता है मल्टीप्लाई में 12 इंटू 15, इतना ठीक है। अब इसके बाद इनको छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ो तो 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12। 15 होता है 3 इंटू 5। और अब यहाँ पर जो पेयर में है, जोड़े में है, वो बाहर आ जाएगा। तो ये 2 पेयर में है, ये बाहर आ जाएगा। 3 पेयर में है, ये बाहर आ जाएगा। 5 अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, AB इज़ प्रोड्यूस्ड टू E सच दैट ED बाइसेक्ट्स BC एट O। तो ये फिगर आगे इस तरह से बनेगा। AB को हमने प्रोड्यूस किया E तक और D से A को ज्वाइन करेंगे, यानी जो DE है या फिर ED है वो BC को बाइसेक्ट करता है O पर। तो यानी BC बाइसेक्ट हो रहा है, तो यानी जितना ये है उतना ये है। कौन सा करेक्ट है ये अभी हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करनी होगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करने के बाद इतना तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये है वो इसके इक्वल है और साथ में ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इस केस में? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। AB इज इक्वल टू BE होगा। लेकिन ये कैसे होगा ये आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखो, इतना हमें पता है कि ये इक्वल होंगे, लेकिन बेसिकली इक्वल प्रूफ करने होंगे, हमें लेके आने होंगे। इसके लिए हमें इतना चाहिए कि ये और ये इक्वल होने चाहिए और साथ में ये तो पैरेलल है, तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम से हम आगे प्रूफ कर देंगे। तो बेसिकली पहला काम हमारा ये है कि हमने इन्हें आपस में इक्वल प्रूफ करना है। किसे? इसे और इसे, जिससे कि हम ट्रायंगल AED में मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर सकें। तो हमने इन्हें इक्वल करना है, ठीक है, प्रूफ। अब वो कैसे होगा? तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लेंगे ट्रायंगल BOE एंड ट्रायंगल COD। तो बेसिकली इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और उसके बाद CPCT से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से देखो, ये दोनों पैरेलल थे तो ऑब्वियसली ये भी पैरेलल होगा। इस वजह से क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, साथ में ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और ये साइड और ये साइड तो पहले से इक्वल है, तो फिर साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ध्यान रखना, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हैं, हम इन्हें भी ले सकते हैं चाहे तो। और फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड की इक्वल और ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा और ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल्स। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल OBE इज इक्वल टू एंगल ACD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, आप डिटेल में लिख देना मैं। इसके बाद है साइड BO इज इक्वल टू CO। वाई? बिकॉज O बाइसेक्ट्स BC and this angle means angle BOE is equal to angle COD. These are vertically opposite angles, that's why these are equal. So therefore triangle BOE is congruent to triangle COD। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? बाय एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर इससे क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये साइड मीन्स OE इज इक्वल टू OD बाई CPCT। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे इसमें। सो इन ट्राइंगल
AED, फोकस ऑन ट्राइंगल AED, इस पे फोकस करो। O इज द मिड पॉइंट ऑफ DE एंड ये इसके पैरेलल है। क्या ये जो है इसके पैरेलल है, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देयरफॉर B भी AE का मिड पॉइंट होगा, और यही मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और ये हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है, और या इसके पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर ये भी मिड पॉइंट होगा। तो यही मिड पॉइंट थ्योरम है, यानी B भी मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर इज द मिड पॉइंट ऑफ AE। तो B AE का मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि AB इज इक्वल टू BE। भाई अगर B मिड पॉइंट है तो AB और B इक्वल हो गए ना, तो यही हमें यहाँ पर, तो ये मैंने पूरा डिटेल में कर दिया है। अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से आती है तो आप आराम से ये शुरू में ही लिख सकते थे, बिकॉज ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉल्व करना पड़ जाए तो इस तरह से ये प्रूफ होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच का अगर हमें नंबर निकालना होता है तो देखो, पहली बात तो ये कि इसका आंसर है A। अब मैं ये बता दूं कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच का अगर हमें नंबर निकालना हो तो इसके दो तरीके हैं। मान लो ये नंबर 2, एक A है एक B है। अगर हमें इनके बीच का नंबर निकालना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि इनको प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका ये है कि इनको गुणा करो, आपस में मल्टीप्लाई करो इन्हें और स्क्वायर रूट कर दो। ऐसा करने से हमें इनके बीच का नंबर मिल जाएगा। तो एक ये इनके बीच का नंबर है, एक इनके बीच का नंबर है। लेकिन इनमें से हमें ये देखना है कि इनमें इरेशनल नंबर कौन है। तो देखो, ये जो प्रोसेस है उन्होंने यहाँ पर ये किया हुआ है कि उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर रखा है, लेकिन ये जो है ये इरेशनल नहीं है, ये नंबर रैशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर फिर दूसरा तरीका ये है और ये अप्लाई उन्होंने यहाँ पर किया और ये आंसर है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वाला सिचुएशन कब हमारे पास होता है। तो मान लो हमारे पास एक नंबर है √2 और दूसरा नंबर है √3, और ये पूछा जाए कि इनके बीच का एक इरेशनल नंबर बताओ, तो फिर इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करके भी हमें इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ये प्लस किया, 2 से डिवाइड किया तो इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ये अलग बात है कि ऐसा करके भी हमें इरेशनल मिल जाएगा। इनके बीच का इरेशनल नंबर कैसे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, थोड़ा अजीब नंबर आएगा, रूट के अंदर 6 आएगा, बट ये भी तरीका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरह से ये सिंपल एक्सप्लेनेशन बताई है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय दिस। तो हम कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं जिसमें हम x1 और y2 रखें और वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मैं लिखता हूँ केवल x + y = 3 तो सेटिस्फाई हो रही है ना। x1 रखो और y2 रखो यहाँ पे, तो आ रहा है। यहीं पे अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूँ 2x + y = 4 तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। आप x1 रख के और y2 रख के देखो तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बेसिकली हम कितनी भी इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इन अ फिगर। तो यहाँ पर ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें OP एंड RS ये पैरेलल है। तो OP ये है और RS ये है, ये आपस में पैरेलल हैं। एंगल्स दिए हैं, हमें एंगल PQR फाइंड करना है, मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, ठीक है। देखो, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे Q से होते हुए, जो कि OP एंड RS दोनों के पैरेलल है। इस तरह से ध्यान रखना, ये लाइन हमने ड्रॉ की OP के पैरेलल, तो ये अपने आप ही RS के पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज OP एंड RS दोनों पहले से पैरेलल हैं। तो ये बेसिकली OP
इसको हम एक काम करते हैं, एक्स वाई नाम दे देते हैं। तो जो एक्स वाई लाइन है ये ओ पी एंड आर एस दोनों के पैरेलल है। अब हमें ये फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे करेंगे फाइंड? तो अगर हमें समहाउ ये एंगल पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए तो फिर तीनों को प्लस करके 180 करके हम ये एंगल पी क्यू आर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल्स कैसे पता चले, देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। तो ये एंगल है एंगल आर क्यू वाई, है ना। ध्यान से देखो एंगल आर क्यू वाई कौन सा है। आर क्यू वाई में 130 डिग्री प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब ये क्यों है? पैरेलल लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है, इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो अगर ये 130 डिग्री है तो इसे और इसे करके 180 लिख आएगा, ये हमने यहाँ पर लिखा है। इज इट क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन की, ध्यान रखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ की बात करते हैं। तो हमें अब यहाँ पर चाहिए एंगल पी क्यू एक्स, ठीक है ना। तो एंगल पी क्यू एक्स, इसमें हम प्लस करेंगे ये वाला एंगल जो कि है 110 डिग्री, तो ये 180 डिग्री अगेन, ठीक है ना, सेम प्रॉपर्टी। अच्छा यहाँ पे ये भी तो फाइंड करना है, मतलब ये 180 लिखा तो ये आ जाएगा एंगल आर क्यू वाई, समझे ना। मीन्स अगर इन्हें और इन्हें प्लस करके 180 आना है, 180 होता है, तो अगर ये 130 होगा तो ये 50 हो गया, तभी तो 180 आएगा। सेम यहाँ पर हम करेंगे तो बेसिकली ये 50 डिग्री है। सिमिलरली एंगल पी क्यू एक्स, तो ये इधर जाएगा 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमें ये मिल चुका है, ये 50 और ये 70। अब तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप बीच का, या आप चाहो तो ये लिख सकते हो। देखो एंगल पी क्यू एक्स प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू वाई, तीनों को मिला के 180 डिग्री। ये सिंपल स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल हैं तो ये 180 आ गया। ये है 70 डिग्री पी ओ एक्स, ये हमें फाइंड करना है पी क्यू आर, और ये है 50 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर, अच्छा 70 प्लस 50 आएगा 120 डिग्री, ये हुआ 180। तो एंगल पी क्यू आर ये हो जाएगा 180, राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस होगा 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर, ठीक है। और हाँ, इसका ये एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, हम इसे दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, देखो ध्यान से समझो कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये 110 डिग्री है तो वो ये वाला पहले पूरा एंगल फाइंड करते हैं, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये पूरा एंगल, ठीक है ना, मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ये वाला पूरा एंगल फाइंड करते हैं तो ये भी 110 होगा। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। अब इसमें से अगर हम इतना हटा देंगे तो ये बच जाएगा, और इतना क्या था, ये हमने यहाँ पे 50 डिग्री निकाला था ना। तो अब सोचो 110 में से 50 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन को करने का ये एकमात्र तरीका नहीं है। आपको अगर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से आती हैं तो फिर आप तो कई तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ √3 इज़ 1.732 एंड √2 इज़ दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा हमें रैशनलाइज करना है, क्योंकि देखो अगर हम सीधा वैल्यू पुट करें और ये सोचे कि ये √3 की जगह पे हम यहाँ पर ये 1.732 पुट कर दें और ये 1.414 कर दें तो इससे बहुत टाइम लगेगा और आंसर आने में बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर नहीं आएगा। और हालांकि यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं तो ऑप्शंस लाने में तो चलो थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन मान लो कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होते और आपको आंसर निकालना पड़ता फिर तो आप ये रख ही नहीं सकते।
तो हमें करना क्या चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ये आप देखिए। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें एक इरेशनल नंबर है, ये √3 है, √2 है। तो हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर साइन है इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो √3 प्लस √2 आ जाएगा क्योंकि इसका 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। बट नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर जो कि 3 है माइनस √2 का स्क्वायर जो कि 2 आएगा। तो बेसिकली नीचे 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आ गया है और अब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम। √3 है 1.732, √2 है 1.414, इनको प्लस करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 4 है और ये आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्कल्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में आप देखो ये सर्कल बना है, इस तरह से ये एंगल्स लिखे हैं और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये है फिगर और हमने ये एंगल फाइंड करना है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर बेस एक जैसा हो तो बेस का मतलब ये कॉर्ड है, जैसे ये बेस AB, बेस अगर एक जैसा हो तो इस पे जो भी एंगल बनते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन वो एंगल एक तो सर्कल को टच करने चाहिए और वो सेम साइड होने चाहिए। तो इस बेस पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये वाला जो कि है ADB, एक तो ये बन रहा है, दूसरा एंगल बन रहा है ACB। ये दो एंगल बन रहे हैं और ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सेम बेस पर एंगल बने हैं। तो सेम बेस पर बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये समझो कि अगर हमें ये पता चल गया कहीं से तो उतना ही ये होगा। क्लियर है ये? अब ये कैसे पता चले? तो अगेन इसकी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है एक, कि अगर हमारे पास कोई एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ओके, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, एक साइड को एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो ये एंगल बाकी दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो अगर मान लो कि ये 20 है, ये 30 है, तो ये 50 हो जाएगा। अगर ये 20 है और ये 70 है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला, क्योंकि ये 70 है ये 20 है तो ये 50 होना चाहिए ताकि इनको प्लस करके ये आए। यही ये प्रॉपर्टी होती है। सेम यहाँ पर है, ये है 110, एक्सटीरियर एंगल 110 है, ये 30 है, तो ये आराम से 80 डिग्री आ जाएगा, वो ये भी 80 होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्लियरली एंगल ECB जो है ये इसको, यानी ये वाला एंगल जो है अगर हम इसके साथ प्लस करें 30 डिग्री के साथ तो इसने ये 110 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो इंटीरियर एंगल को प्लस करके ये एक्सटीरियर आता है, ऑपोजिट साइड वाला एक्सटीरियर। इससे हमें एंगल ECB पता चल जाएगा जो कि 80 डिग्री है। अब ECB और ACB बात एक ही है ना भाई, सेम ही तो है। ECB का हो या ACB सेम ही एंगल है ये, तो बेसिकली ACB हमें पता चल चुका है 80। नाउ एंगल ADB ये इक्वल होगा एंगल ACB के। रीज़न क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये है प्रॉपर्टी। तो इक्वल हैं तो इसलिए ये भी 80 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स कोऑर्डिनेट इज़ नोन एज, तो एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा, और ये जो नाम है ऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट का नाम है। तो जब भी किसी कार्टेशियन प्लेन में हम किसी पॉइंट को लिखते हैं तो एक्स वाई करके लिखते हैं, यानी पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है। तो एक्स एब्सिसा हो गया, वाई ऑर्डिनेट हो गया। यानी जैसे कोई पॉइंट है 2 1, तो इसमें जो 2 है वो एब्सिसा है यानी एक्स कोऑर्डिनेट, और जो 1 है ये ऑर्डिनेट है यानी वाई कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 17, इफ -2 5 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m।
तो बेसिकली x की जगह पे हम ये पुट करना है, y की जगह पे पुट करना है और m की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। तो x की जगह पे क्या पुट करना है, -2, y की जगह पे हमें 5 पुट करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके -4 आएगा और ये 5m। 4 इधर जाएगा तो -4 का हो जाएगा +4, तो 5m इज इक्वल टू 15 और m हो जाएगा 15/5 और ये आंसर 3 आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हमने यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखने में काफ़ी डरावना लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर x या a लेके चलते हैं, अगर a + b + c ये 0 है तो फिर क्या होता है, a³ + b³ + c³ ये हो जाता है 3abc। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पर यूज़ होगी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि सिंस, देखो ऊपर पहले न्यूमरेटर ऊपर वाला देखो, ठीक है ना, a² - b² यानी अंदर अंदर वाले देखो, प्लस b² - c² प्लस c² - a², ये 0 है ना, आप देखो आराम से कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंस ये 0 है, देयरफॉर जो ये पूरी चीज़ आएगी यानी a² - b² का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा, बिल्कुल ये यहाँ पे लगेगा 3 इंटू और ये आ जाएगा a² - b² इंटू b² - c² इंटू c² - a²। इसी तरह से डिनोमिनेटर में है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें a - b + b - c, यानी जो अंदर अंदर वाले हैं उनको प्लस करके 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इस वजह से हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर a - b³ प्लस b - c³ प्लस c - a³ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू a - b इंटू b - c इंटू c - अभी तक समझ आ गया। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने दिस अपॉन दिस यानी दिस अपॉन दिस फाइंड करना है। सो देयरफॉर मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 3a² - b² इंटू b² - c² इंटू c² - a² अपॉन 3a - b इंटू b - c इंटू c - आप समझे मैंने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये है। देखो तो बेसिकली क्वेश्चन ये था और हमने ये मींस क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ये न्यूमरेटर में है इसको हमने ये लिख दिया और जो ये डिनोमिनेटर में है इसको हमने ये लिख दिया। ये यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से ये समझा भी दिया था क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या आएगा, ये अब इससे ये कटा। अब यहाँ पर आप देखिए a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। इसी तरह से b² - c² इज b + c इंटू b - c एंड सिमिलरली c + a इंटू c - a, ये हो जाएगा ये। तो और डिनोमिनेटर अपना एज इट इज़ लिख देंगे a - b इंटू b - c इंटू c - a, और इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या बचा, a + b इंटू b + c इंटू c + a। तो ये हमारा आंसर है। ओके, ऑलराइट।
क्वेश्चन नंबर 19 है, तो यहाँ पे असर्शन है और फिर उसका रीज़न है। अब ये असर्शन क्या है? इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल देन एंगल ABC इज़ 90 डिग्री। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं तो देखो, अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है और इसकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं। और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड, अब जो रीज़न है, रीज़न लिखा है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल हो तो रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये इसका, तो पहली बात तो क्या अपने आप में ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन जो ये कहा गया है, ये बात कही गई है, उसका ये रीज़न सही है कि नहीं है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, उसकी अगर डायगोनल्स इक्वल होगी तो रेक्टेंगल बन जाता है, और रेक्टेंगल बनेगा तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि दोनों ट्रू हैं, दोनों करेक्ट हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 20 है, और यहाँ पे असर्शन है इफ़ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ दिस, इट्स बेस इज़ 12 सेंटीमीटर। यानी अगर हाइट ये है, एरिया ये है, तो बेस ये होगा। पहली बात तो ये है, और रीज़न ये है, और बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो कि क्या ये बात सही है कि नहीं है, क्या जो असर्शन है वो सही है कि नहीं है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेसिकली रीज़न तो करेक्ट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया 144 है, बेस 24 और हाइट, चलो देखते हैं, नहीं बेस हमें निकालना है और हाइट 24 है, तो ये कटेगा 12 आएगा, 12 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो ये 12 आ जाएगा, तो ये 12, यानी ये भी सही है। और ये ध्यान रखना, ये हमने कैसे निकाला, ये हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया तब निकाला है। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों ट्रू हैं, और जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। क्लियर है? एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। इस सैम्पल पेपर के जो बाकी सेक्शंस हैं उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। टेक केयर।